It's a new day, it's a new start, it's a life with the beating of the young hearts. So, guys, it's a new day and it's a new start, and start for November 2020 preparation. तो सी ए फाइनल लॉ का ये नवंबर एग्ज़ाम के लिए दिस विल बी द फर्स्ट रिकॉर्डिंग, एंड आई विल बी कवरिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. ये जो एक्ट है इसका कवरेज है 8 से 10 मार्क टेंटेटिवली आपका एग्ज़ाम में. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये एक्ट छोटा भी है. तो लेट अस स्टार्ट विद इट, एंड स्टार्ट क्या एंड भी कर देंगे. चलो, एक्ट का नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. This act came into force with effect from 1st July 2005. India has followed the recommendations of FATF, that is Financial Action Task Force, and criminalized the offense of money laundering. ठीक है. बैकग्राउंड क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन है, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ हाईली सोफिस्टिकेटेड एक्ट टू कवर अप द ओरिजिन ऑफ इलीगल अर्निंग्स so that they appear to have been derived from legal or legitimate sources. It is a highly sophisticated act to cover up the origin of illegal earnings so that they appear to have been derived from a legal sources. Money laundering process involves, it is a 3-step process. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इलीगल, डर्टी, ब्लैक और टेंटेड मनी. इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का 3-स्टेप प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, एंड उसमें आउटपुट निकल के आता है लीगल, वाइट और क्लीन मनी अपीयर्स टू बी अर्न फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज. अभी 3-स्टेप प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इज प्लेसमेंट, सेकंड इज लेयरिंग, थर्ड इज इंटीग्रेशन. प्लेसमेंट क्या होता है? क्राइम मनी इज इंजेक्टेड इन टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, तो उसको बोलेंगे प्लेसमेंट. तो मनी आप डिराइव किया, उसको प्लेस कर दिया फॉर्मल सिस्टम में. देन लेयरिंग, money is layered or spread over into various transactions in different accounts or different countries. तो मनी जो आपने जो आपका मनी है, that is the tainted money, is layered or spread over into various transactions in different accounts or different countries to make it difficult to detect the origin. Third phase is integration. Original association with the crime is wiped out so that money can be used as clean money. अभी पर्पस ऑफ PML एक्ट 2002 क्या है? दो इसका पर्पस है, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया एंड टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम शेड्यूल्ड ऑफेंसेस अंडर द एक्ट. टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम शेड्यूल्ड ऑफेंसेस अंडर द एक्ट. उसके बाद देयर आर फ्यू पॉपुलर मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ये सिर्फ जनरल नॉलेज पर्पस के लिए आप लोग जान के रखो. कैश स्मगलिंग, स्ट्रक्चरिंग, लॉन्ड्रिंग थ्रू रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट स्कैम्स लाइक हर्षद मेहता, केतन पारेख, बोगस कंपनीज दैट इज शेल कंपनीज, ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्राइबरी और करप्शन, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ऑर्गेन्स ट्रैफिकिंग. स्ट्रक्चरिंग का डेफिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. Structuring means a large chunk of money is broken down into smaller denomination bearer bonds and deposited into a bank account. Deposited into many bank accounts, right? A large chunk of money is broken down into smaller denomination bearer bonds and deposited into various bank accounts. उसके बाद यहाँ से अपना एक्चुअल कंटेंट चालू होता है, रेलिवेंट डेफिनेशंस. डेफिनेशन यहाँ पे सेक्शन 3 है. सेक्शन 3 भला क्या बोलता है? सेक्शन 3 specifically, section 3 talks about specifically about offense of money laundering. मतलब offense of money laundering का definition क्या है? This is as per section 3. Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or actually involved in any process or activity connected with proceeds of crime. यहाँ पे जो crime है, this crime includes, मतलब crime involving concealment, possession, क्या क्या है? concealment, possession, acquisition or use or projecting as untainted property. क्या बोलता है?
concealment, possession, acquisition or use, or projecting as untainted property. ये अभी इसको बोलते हैं ऐसा कोई भी पर्सन ही शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज पर सेक्शन 3। तो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से अपने रिवाइज करते हैं। Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or actually involved in any proceeds or activity connected with proceeds of crime involving concealment, possession, acquisition or use or projecting as untainted property shall be guilty of offense of money laundering। अभी यहाँ पे देखो proceeds of crime in case property is in India, then the property value, जहाँ पे प्रॉपर्टी टेकन आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट विल बी ट्रीटेड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। नाउ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का डेफिनेशन क्या है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रेफर्ड टू इन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। Proceeds of crime is any property derived directly or indirectly by any person as a result of criminal activity referred to in scheduled offences. Where such property is taken outside the country, then property equivalent is considered as proceeds of crime. तो proceeds of crime का definition क्या है? Proceeds of crime is any property derived directly or indirectly by any person as a result of criminal activities referred to in scheduled offences. उसके बाद property का definition क्या है? Property means any property or asset, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and includes any deeds or titles thereto. Property क्या है? Property means any property or asset, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and it includes deeds and titles. Next is शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या है एज पर सेक्शन 3? देखो सेक्शन 3 में 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए में पैरा 2, पार्ट ए का पैरा 2 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। ठीक है। अभी पार्ट बी क्या बोलता है? इफ टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करोड़। एंड पार्ट सी बोलता है रेसिडुअल। मतलब ये दोनों छोड़ के बाकी जो भी क्राइम है वो पार्ट सी में आ गया। ठीक है। अभी पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ऑफेंसेस स्पेसिफाइड, मतलब यहाँ पे देखो ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पैरा 2 ऑफ पार्ट ए। मतलब ये जो अपना पार्ट ए का सिर्फ जो पैरा 2 है, दैट इज साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसके हिसाब से ये जो पार्ट ए का पैरा 2 है, इसके केस में थोड़ा सा अलग पनिशमेंट है। इम्प्रिजनमेंट इज मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 10 years एंड फाइन इज अनलिमिटेड। एंड दूसरा केस क्या है? एनी अदर ऑफेंस। एनी अदर ऑफेंस मतलब जो आपका शेड्यूल ए का जो रेसिडुअल ऑफेंसेस है, शेड्यूल बी में जितना भी ऑफेंस है, शेड्यूल बी का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करोड़, एंड शेड्यूल सी में मतलब एनी अदर रिमेनिंग ऑफेंसेस। तो ये सारा ऑफेंस के लिए पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 7 years, फाइन अनलिमिटेड। तो ये वाला हो गया आपका शेड्यूल्ड ऑफेंस का डेफिनेशन एंड उसमें पेनल्टी। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज़। देखो रिपोर्टिंग एंटिटी कौन लोग होते हैं? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज, ये सब लोगों को रिपोर्टिंग एंटिटी माना जाता है। दे नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी रिपोर्टिंग एंटिटी के डेफिनेशन में एक अमेंडमेंट आया था। ज्वेलर्स, देखो ज्वेलर्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स आर इंक्लूडेड इन द रिपोर्टिंग एंटिटी। अभी ज्वेलर्स के केस में रिपोर्टिंग कब होता है? कोई भी ऐसा ज्वेलर है who has involved in any transaction with a buyer in cash. Any jeweler has entered into a transaction with a buyer in cash greater than 10 lakhs, तो वो भी रिपोर्टिंग एंटिटी माना जाएगा। उसके बाद रियल एस्टेट एजेंट्स whose turnover is greater than 20 lakhs. Real estate agents whose turnover is greater than 20 lakhs and persons carrying on designated business. तो ये 3 केस को अपने रिपोर्टिंग एंटिटी में ऐड किया गया था। रिपोर्टिंग एंटिटी का रेलिवेंट डेफिनेशन इज सेक्शन 12
रिपोर्टिंग एंटिटी का कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं, दो ऑब्लिगेशन मेनली है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। तो कॉन्फिडेंशियल ये वाला पार्ट पहले पढ़ लेते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पार्ट पहले पढ़ लेंगे अपने। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड, every information maintained or furnished shall be kept confidential by the reporting entity। ये तो बड़ा जनरल सा बात हो गया। देन maintain record of all transactions for a period of 5 years from the date of transaction, for a period of 5 years from the date of transaction between client and entity। यहाँ पे एक तो आपने ये पढ़ लिए, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस। उसके बाद फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शंस टू द डायरेक्टर। जो भी पीएमएल एक्ट में डायरेक्टर है, द कंपनी द रिपोर्टिंग एंटिटी नीड्स टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन रिको एज कॉल्ड फॉर बाय द डायरेक्टर। उसके बाद द रिपोर्टिंग एंटिटी नीड्स टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स, वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू आधार वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन। यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट था, इफ रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ बैंकिंग कंपनी देन बैंकिंग कंपनी के केस में ई आधार वेरिफिकेशन फैसिलिटी इज अलाउड, ये अमेंडमेंट था। एंड ई आधार वेरिफिकेशन दूसरा एक केस में भी अलाउड है, इन केस ऑफ एनपीसीआई, National Payment Corporation of India। In case of NPCI, the NPCI is also allowed to other verification, e-other verification also allowed for e-other verification। उसके बाद रिपोर्टिंग एंटिटी का नेक्स्ट ऑब्लिगेशन है आइडेंटिफाई बेनिफिशियल ओनर ऑफ सच क्लाइंट्स इफ एनी, आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर दैट इज हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स द क्लाइंट। उसके बाद मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग, देखो मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट एंड आइडेंटिटी ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। इसमें पीरियड थोड़ा अलग है, दे नीड टू मेंटेन दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5, देखो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट हैज एंडेड और अकाउंट क्लोज्ड विच एवर इज लेटर। For a period they should maintain the documents evidencing identity of the client or identity of beneficial owners for a period of 5 years after the relationship with the client has ended or account closed, whichever is later। Okay, then access to information, reporting entity shall furnish to the director। ये डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रिपोर्टिंग एंटिटी शैल फर्निश टू द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सीजी ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विद इन सच टाइम एंड मैनर एज ही में स्पेसिफाई। ये स्पेसिफाई कहाँ पे करेगा भाई साहब? इन द नोटिस। जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर नोटिस देगा, नोटिस में मेंशन रहेगा कब तक वो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको। ऑल्सो मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। उसके बाद पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन, द डायरेक्टर कैन ऑर्डर टू मेक एन इंक्वायरी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। जो डायरेक्टर है, द डायरेक्टर कैन ऑर्डर to make an inquiry with respect to obligations of reporting entity। कब कर सकता है? the director on his own motion, that is suo motu, or on an application made by any authority, any officer, any person। क्या बोलता है? the director can order for an inquiry with respect to obligation of reporting entity on his own motion or on an application made by any authority, any officer or any person। उसके बाद डायरेक्टर का नेक्स्ट पावर क्या है? ही कैन डायरेक्ट एन ऑडिट, द डायरेक्टर मे इंस्ट्रक्ट द रिपोर्टिंग एंटिटी टू गेट इट्स अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ऑडिटेड बाय एन एम्पैनल्ड अकाउंटेंट। द ऑडिट फीस इज टू बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशंस, अभी यहाँ पे जो नॉन कंप्लायंस
मतलब ये जो इंक्वायरी, मतलब डायरेक्टर ने जो इंक्वायरी और इंक्वायरी किया या तो जो ऑडिट करवाया, ये दोनों में से कोई भी नॉन कंप्लायंस अगर निकल के आता है, इफ एनी नॉन कंप्लायंस, देन द डायरेक्टर कैन इशू वार्निंग इन राइटिंग. द डायरेक्टर कैन डायरेक्ट टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. तो यहाँ पे क्या है, ही कैन इशू a warning in writing. He can direct the reporting entity to comply with specific instructions. he उसके बाद periodical report can be asked for, and he can impose penalty per failure 10,000 से लेके 1 लाख रुपीज. तो डायरेक्ट नॉन कंप्लायंस के केस में डायरेक्टर का पावर क्या है, ही कैन इशू एनी वार्निंग इन राइटिंग, he can direct to comply with specific instructions, periodical report may be asked for, penalty, he can impose penalty per failure, minimum 10,000 rupees, maximum 1 lakh rupees. तो ये हो गया अपना डायरेक्टर का पावर. कॉपी ऑफ ऑर्डर टू बी फॉरवर्डेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी. द डायरेक्टर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास्ड टू एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी हु इज अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग. अभी ऑर्डर कौन कौन सा चीज़ का भेजेगा, एक तो पेनल्टी के केस में पेनल्टी ऑर्डर, मतलब मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख वाला जो पेनल्टी पर फेलियर है. उसके बाद इंक्वायरी, जो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, इंक्वायरी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी. तीसरा क्या है, जहाँ पे ही इंस्ट्रक्ट्स फॉर एन ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द. 3 केस में वो कॉपी ऑफ ऑर्डर भेज के चलेगा. 3 टाइप का ऑर्डर होता है बेसिकली यहाँ पे, पेनल्टी ऑर्डर, ऑर्डर फॉर इंक्वायरी, ऑर्डर फॉर ऑडिट. ठीक है. उसके बाद अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, दिस इज एज पर सेक्शन 5. ऑर्डर फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट. द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर. तो क्या है, प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर कौन पास कर सकता है, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर इफ ही हैज़ any other officer not below the rank of deputy director if he has reasons to believe, this यहाँ पे जो reasons to believe है should be recorded in writing. If he has reasons to believe on the basis of material in his possession, that any person is in possession of proceeds of crime and such proceeds is likely to be concealed or transferred. 2 केस है. Any person, if he has reasons to believe, and such reasons to believe should be recorded in writing on the basis of material in his possession, that any person is in possession of any proceeds of crime and such proceeds are likely to be concealed or transferred. In that case, the director or that officer not below the rank of deputy director may provisionally attach not more than 180 days from the date of order, and this अटैचमेंट ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग. यहाँ पे देखो, पीरियड ऑफ स्टे ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट काउंटेड. मतलब ये जो अटैचमेंट वाला पीरियड है ना 180 डेज, दिस पीरियड विल नॉट इंक्लूड एनी पीरियड ऑफ स्टे बाय हाई कोर्ट. एंड जहाँ पे हाई कोर्ट का कुछ स्टे ऑर्डर है, वो केस में एक्स्ट्रा 30 डेज फ्रॉम वेकेशन ऑफ स्टे. मतलब ये वाले केस में एक्स्ट्रा 30 डेज, मतलब 180 + 30 तक इसका लिमिट बन जाता है. तो ये वाले केस में प्रोविजनली अटैच, ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट होगा, इट कैन बी फॉर मैक्सिमम 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. पीरियड ऑफ स्टे, एनी पीरियड ऑफ स्टे ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट काउंटेड. एनी पीरियड ऑफ स्टे ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट काउंटेड in this 180 days. In case any period of stay is there, then extra 30 days from the vacation of stay. If the director or any other officer has reasons to believe that non-attachment is likely to, यहाँ पे देखो, एक तो कंडीशन ये कंडीशंस ऑफ अटैचमेंट, 2 कंडीशन यहाँ पे था. एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड सच प्रोसीड्स इज लाइकली टू बी कंसल्ड और ट्रांसफर्ड. एंड यहाँ पे 3rd कंडीशन ये है, if the director or any other officer has reasons to believe that non-attachment of such property is likely to frustrate any proceedings relating to confiscation, then he may attach the property provisionally. यहाँ पे हुआ, then the director or such an officer
issuing provisional attachment order needs to forward a copy of attachment order. ये जो यहाँ पे जो डायरेक्टर है, देखो डायरेक्टर का ऑब्लिगेशन क्या है, द डायरेक्टर नीड्स टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर एंड मटेरियल इन हिज पोजेशन. मतलब जो मटेरियल के बेसिस पे उसने अटैचमेंट किया, द डायरेक्टर नीड्स टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर एंड मटेरियल इन द पोजेशन, मटेरियल इन हिज पोजेशन राइट आफ्टर अटैचमेंट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. Every order of attachment shall cease to exist on expiry of 180 days from the date of order. बट यहाँ पे एक्सेप्शन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है. एक्सेप्शन फॉर एनी स्टे ऑर्डर बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट. देन कंप्लेंट अगेंस्ट द अटैचमेंट बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. द डायरेक्टर, यहाँ पे देखो जो डायरेक्टर है, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर हु प्रोविजनली अटैचेस एनी प्रॉपर्टी शैल विद इन 30 days फ्रॉम द अटैचमेंट ऑर्डर मे फाइल अ कंप्लेंट. देखो ही शैल फाइल अ कंप्लेंट स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑफ सच अटैचमेंट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. मतलब ये जो कंप्लेंट करेगा ना, ये कंप्लेंट मतलब किस लिए करेगा, टू मेक द, यहाँ पे टू कन्फर्म द अटैचमेंट, टू कन्फर्म द प्रोविजनल अटैचमेंट. तो ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ, प्रोविजनल अटैचमेंट को कन्फर्म करने के लिए द डायरेक्टर और एनी सच ऑफिसर नीड्स टू फाइल अ रिटन कंप्लेंट विद इन 30 days फ्रॉम अटैचमेंट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. टाइम चार्ट से समझते हैं. द डायरेक्टर और ऑफिसर, यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन जाना चाहिए विद इन 30 days टू कन्फर्म द अटैचमेंट. ऑन कन्फर्मेशन एप्लीकेशन टू स्पेशल कोर्ट फॉर कॉन्फिस्केशन एंड टेक पोजेशन. तो उसके बाद देखते हैं अभी एडजुडिकेशन प्रोसेस क्या है सेक्शन 8 के हिसाब से. If the adjudicating authority has reasons to believe that the person has committed an offence, that is, where the adjudicating authority has reasons to believe that the person has committed a scheduled offence under section 3 or the person is in possession of any proceeds of crime, in that case the adjudicating authority may serve a notice, that is यहाँ पे adjudicating authority क्या करेगा, एक show cause notice भेज देगा. Adjudicating authority may serve a notice of not less than 30 days to indicate, यहाँ पे उसको कुछ शो कॉज करना होगा. द पर्सन नीड्स टू इंडिकेट हिज सोर्स ऑफ इनकम एंड अर्निंग्स. द पर्सन नीड्स टू indicate the source of his income or earnings or assets out of which he has acquired the property attached or seized, and other relevant information and particulars other information as particulars as required by adjudicating authority. तो इसको क्या क्या देना पड़ेगा, सोर्स ऑफ हिज इनकम एंड अर्निंग्स देना पड़ेगा, अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स एज रिक्वायर्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, शो कॉज व्हाई ऑल और एनी अदर प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग. तो यहाँ पे उसको और एक चीज़ बताना पड़ेगा, शो कॉज व्हाई ऑल और एनी अदर प्रॉपर्टीज शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग. उसके बाद जॉइंट, देखो इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जहाँ पे एक प्रॉपर्टी का दो जॉइंट को ओनर है, जॉइंट होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इन दिस केस ये जो ऊपर वाला जो शो कॉज नोटिस हम लोग पढ़े, दिस शो कॉज नोटिस नीड्स टू बी डिलीवर्ड टू बोथ द जॉइंट होल्डर्स. उसके बाद इफ एनी पर्सन होल्ड्स प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन स्पेसिफाइड इन द नोटिस, नोटिस में जो पर्सन मेंशन किया है, मतलब प्रॉपर्टी का जो ओनर है, अगर if any person holds any property on behalf of a person, मतलब नोटिस में उसका ओनर का मेंशन किया हुआ, अभी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कोई एजेंट, यहाँ पे एजेंट अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इफ एनी पर्सन होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन, एजेंट वाला केस में अ कॉपी ऑफ सच नोटिस नीड्स टू बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन. ये वाला, ये जो यहाँ पे जो ऊपर वाला शो कॉज नोटिस बाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का बात चल रहा था, दिस शो कॉज नोटिस, अ कॉपी ऑफ सच नोटिस नीड्स टू बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन एज वेल. ये वाला केस में opportunity of being heard needs to be given
to such other person. Then order of adjudicating authority. Adjudicating authority order pass करेगा, it means the adjudicating authority will pass an order after considering the reply to the notice. मतलब ये जो शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट जो 30 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई गया, नीड्स टू कंसिडर द रिप्लाई टू द नोटिस. यहाँ पे हियरिंग द एग्रीव्ड पर्सन एंड द डायरेक्टर अदर ऑफिसर, मतलब बोथ पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा. एक पार्टी तो है अपना यहाँ पे डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर दैट इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर और द एग्रीव पर्सन, दोनों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, कंसिडरिंग द रिप्लाई टू द नोटिस एंड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलिवेंट मटेरियल प्लेस्ड बिफोर हिम, वेदर द प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन द नोटिस इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग. यहाँ पे इफ द प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, देखो जहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि द प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, इन दैट केस द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कंफर्म द अटैचमेंट. पीरियड ऑफ अटैचमेंट क्या होगा? फॉर अ पीरियड मैक्सिमम 365 डेज एक्सक्लूडिंग एनी स्टे पीरियड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट दैट इज हाई कोर्ट. तो पीरियड ऑफ अटैचमेंट कितना होगा? मैक्सिमम 365 डेज एक्सक्लूडिंग एनी स्टे पीरियड बाय द हाई कोर्ट. देखो कंफर्मेशन ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये तो हो गया. द डायरेक्टर, अभी ऑन कन्फर्मेशन ऑर्डर, यहाँ पे जब कन्फर्मेशन ऑर्डर मिल गया है, ऑन कन्फर्मेशन ऑर्डर द डायरेक्टर शैल टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इमीडिएटली एंड कन्फर्मेशन, यहाँ पे कन्फर्मेशन ऑर्डर पास कर दिया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने. यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल रेफर टू स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑन कन्फिस्केशन. मतलब यहाँ पे जो कन्फर्मेशन ऑर्डर आया, कन्फर्मेशन ऑर्डर जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया, वहाँ पे द डायरेक्टर शैल टेक इमीडिएट पोजेशन एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रेफर्स टू द स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑन कन्फिस्केशन. इसके बाद मैटर चला गया यहाँ पे स्पेशल कोर्ट के पास. फाइनल ऑर्डर ऑन कन्फर्मेशन बाय द स्पेशल कोर्ट. देखो यहाँ पे जो अपना स्पेशल कोर्ट हो गया, स्पेशल कोर्ट ने अगर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो फाइनल जो मतलब कन्फर्मेशन और प्रोविजनल, यहाँ पे क्या था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कन्फर्म, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नीड्स टू कन्फर्म द प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. तो उसके बाद स्पेशल कोर्ट को रेफर किया. स्पेशल कोर्ट अगर अपहेल्ड किया, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो कन्फर्मेशन था उसको अगर अपहेल्ड किया जाता है स्पेशल कोर्ट में आफ्टर ट्रायल, तो वो केस में देखो स्पेशल कोर्ट फाइंड्स ऑन अ ट्रायल. स्पेशल कोर्ट में क्या होता है? ट्रायल होता है. इफ द स्पेशल कोर्ट फाइंड्स ऑन अ ट्रायल दैट द प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, ये एक केस बन सकता है. दूसरा केस, स्पेशल कोर्ट फाइंड्स ऑन अ ट्रायल दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग. जहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट केस में द स्पेशल कोर्ट पासेज एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन. ये जो कन्फिस्केशन ऑर्डर, देखो ये जो कन्फिस्केशन ऑर्डर जो पास करता है, कौन करता है? स्पेशल कोर्ट. स्पेशल कोर्ट नीड्स टू पास एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन. स्पेशल कोर्ट ये केस में जहाँ पे ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, तो यहाँ पे ये एक तो ये पार्ट हो गया ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन. दूसरा केस में आ जाओ, स्पेशल कोर्ट फाइंड्स ऑन अ, इफ द स्पेशल कोर्ट फाइंड्स ऑन अ ट्रायल दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, इन दैट केस स्पेशल कोर्ट विल पास अ रिलीज ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रॉपर्टी. एक स्पेशल पॉइंट है, द स्पेशल कोर्ट में रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लेमेंट. क्या बोल रहा है? द स्पेशल कोर्ट में रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लेमेंट विथ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी हु हैव सफर्ड अ क्वांटिफिएबल लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑफेंस. ये वाला इंपॉर्टेंट है जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ. इन अ केस अ प्रॉपर्टी इज अटैच्ड and the person interested in an immovable property, in case a property is attached and any person interested in an immovable property is not barred from enjoying the property till the final order comes. That means from provisional attachment to कॉन्फिस्केशन ऑर्डर, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये पीरियड के अंदर कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड है इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ही इज नॉट बार्ड फ्रॉम एंजॉइंग द प्रॉपर्टी, ही कैन enjoy the property till the final order comes.
उसके बाद वेस्टिंग ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेस्टिंग ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर an order of confiscation has been passed, where an order of confiscation has been passed by the special court in respect of any property, then all the rights and title in such property shall vest absolutely in the central government, free from all charges thereof. It means free from encumbrances, free from encumbrances, मतलब it shall be vest absolutely in the hand of CG with irrespective of any charges. सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे देखो कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो प्रॉपर्टी का राइट्स एंड टाइटल चला गया, इन आफ्टर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एन एडमिनिस्ट्रेटर टू रिसीव एंड मैनेज सच वेस्टेड प्रॉपर्टी विद द CG. The administrator shall take necessary measures and actions to dispose of the property vested in CG. फिर ये प्रोविजंस कुछ कुछ निकल के आएंगे अपना एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर PMLA. तो द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर एज ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर, तो डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो डेप्यूटी डायरेक्टर और द एग्रीव्ड पार्टी, ये दोनों में से कोई भी अगर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है अगर वो ऑर्डर से डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं है या तो एग्रीड पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, देन दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 days ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. यहाँ पे एक बात है, ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, एपेलेट ट्रिब्यूनल में कंडोन अ डिले in excess of 45 days if sufficient reason is shown. अगर जो एप्लीकेंट है उसने sufficient reason for a delay शो किया, in that case 45 days का एक्सटेंशन भी मिल सकता है. उसके बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर के अगेंस्ट भी फर्दर अपील किया जा सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days प्लस 60 days एक्सटेंशन टू द हाई कोर्ट. तो यहाँ पे जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, एपेलेट ट्रिब्यूनल का पावर क्या क्या है, देखो एपेलेट ट्रिब्यूनल का यहाँ पे पावर क्या है. एपेलेट ट्रिब्यूनल में कन्फर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड, एपेलेट ट्रिब्यूनल में कन्फर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एंड ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 6 months. एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months. एपेलेट ट्रिब्यूनल नीड्स टू सेंड कॉपी ऑफ ऑर्डर टू, अभी ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है किस किस को भेजना चाहिए, एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड द ऑर्डर टू पार्टीज इन्वॉल्व टू द अपील, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर. ये 3 पार्टी को ऑर्डर मिलना चाहिए. उसके बाद डिसीजन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल बेस्ड ऑन मेजॉरिटी. देख लो, matters are to be decided according to the opinion of majority of the members of appellate tribunal who have heard the case, including who have first heard it. Matters are to be decided according to the opinion of the majority of members of the appellate tribunal who have heard the case, including who have first heard it. In case two members disagree with respect to a certain matter, then देखो, in case of disagreement between two members, then they shall refer the case to the chairman and the chairman can hear himself or he may refer to any other member to hear. उसके बाद क्या बोलता है, अपील टू हाई कोर्ट. सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है. अपील टू हाई कोर्ट, any aggrieved person can file an appeal to the jurisdictional high court within 60 days from the order of appellate tribunal only for matters involving substantial question of law. ये जो हाई कोर्ट में जाओगे ना, हाई कोर्ट में सारा केस के लिए नहीं जा सकते हो. कैन मूव एन अपील टू द हाई कोर्ट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स, हाई कोर्ट में जा सकते हो ओनली विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स which involves substantial question of law, no fact finding in high court. For fact finding, appellate tribunal order is final. High court, if satisfied that the
party, देखो high court, if it is satisfied that the party was prevented by sufficient cause from filing the appeal within time, then high court may condone the delay for a period of another 60 days. उसके बाद civil courts have no jurisdiction over money laundering cases for trial offense of money laundering. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिविल कोर्ट्स हैव नो जुरिस्डिक्शन फॉर मेकिंग अ ट्रायल ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. यहाँ पे स्पेशल कोर्ट आता है. स्पेशल कोर्ट का डेफिनेशन स्पेशल कोर्ट वाला चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्पेशल कोर्ट पढ़ेंगे. स्पेशल कोर्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, central government in consultation with the chief justice of high court for trial of any offense of money laundering designate one or more session courts as special courts. ये जो स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट्स हैज ऑल द पावर ऑफ अ सेशन कोर्ट. स्पेशल कोर्ट हैज ऑल द पावर ऑफ अ सेशन कोर्ट एंड अ स्पेशल कोर्ट इज डीम्ड टू बी सेशन कोर्ट्स. ऑफेंस ट्रायबल इन स्पेशल कोर्ट, यहाँ पे क्या क्या है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 एंड एनी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस. मतलब एनी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3 एंड ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4, कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3. कौन कौन सा ट्रायल चल सकता है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 एंड शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, cognizance of an offense under section 3, transfer of trial of a scheduled offense from a, यहाँ पे क्या बात चल रहा है थर्ड पॉइंट में, देखो कोई भी सेशन कोर्ट में कोई ट्रायल ऑलरेडी चल रहा था उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे स्पेशल कोर्ट को. तो स्पेशल कोर्ट ये वाला केस भी ले सकता है. 3 पॉइंट हो गया, ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 एंड शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, कॉग्निजेंस ऑफ offenses under section 3, transfer of any trial of a scheduled offense to a special court, same power as that of session court for trial of offense. Offenses under PMLA 2002, offenses under this act, that is PMLA 2002, these offenses are cognizable and non bailable. cognizable का मतलब क्या है, देखो cognizable मतलब serious offenses है, cognizable and non bailable. यहाँ पे बेल कैन बी ग्रांटेड ऑन ओन बॉन्ड इफ, देखो कंडीशंस फॉर बेल कुछ कंडीशंस है फॉर बेल. बेल कैन बी ग्रांटेड ऑन ओन बॉन्ड इफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी. एक कंडीशन क्या है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज एंड द कोर्ट इज रीजनेबली द सेकेंड कंडीशन क्या है, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, देखो बेल का कंडीशन सीख रहे हैं. सबसे पहला कंडीशन है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल. थर्ड कंडीशन क्या है, द सम इन्वॉल्व. थर्ड कंडीशन इज द सम इन्वॉल्व शुड नॉट बी, देखो द सम इन्वॉल्व is less than 1 crore. थर्ड कंडीशन क्या था, द सम इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 1 crore. एंड फोर्थ कंडीशन इज इफ द एग्रीव्ड पार्टी इज अ माइनर. कौन कौन सा केस में बेल मिल सकता है, एक तो जहाँ पे ही इज अ माइनर लेस देन 16 years एज, वुमेन, सिक और इनफर्म, ये 4 केस में उसको ये रिलीज ऑन ओन बॉन्ड मिल सकता है. देन इन्वेस्टिगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर. ओनली investigation by a police officer can be made only when specifically authorized by the central government by a general or specific order and subject to such conditions as may be prescribed. Investigation by police officer कब किया जा सकता है, when only specifically, देखो investigation by a police officer can be made only when specifically authorized by the central government by a general or a specific order and it is subject to such conditions as may be prescribed. उसके बाद रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स अग्रीमेंट विथ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अग्रीमेंट विथ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर enforcing the provisions of PMLA 2002 and exchange of information with respect to prevention of any offense under PMLA in India. मतलब तीन रीज़न के लिए यहाँ पे दो, बेसिकली यहाँ पे रेसिप्रोकल एग्रीमेंट का दो
रीजन है। एक तो एनफोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए 2002 एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में तीन बातें, प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर पीएमएलए इन इंडिया, सेकेंड क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रिवेंशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर करस्पॉन्डिंग लॉ इनफोर्स इन दैट कंट्री, ये हो गया अपना बी। एंड सी इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस अंडर दिस एक्ट। ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए अपना रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बन सकता है। उसके बाद लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अभी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कौन सा स्टेट के केस में भेजा जा सकता है, ओनली विथ अ कंट्री विथ विच अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट इज देयर। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तभी भेजा जा सकता है ओनली इन केस ओनली द मैटर इज कनेक्टेड विथ अ कंट्री विथ विच इंडिया हैज रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। अभी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देखो, वेयर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये क्या है, वेयर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज, देखो वेयर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज रीजनेबली satisfied that एविडेंस मे बी अवेलेबल इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो क्या बोल रहे हैं, द इन्वेस्टिंग ऑफिसर इज रीजनेबली श्योर दैट द एविडेंस मे बी अवेलेबल इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अभी ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ही शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू स्पेशल कोर्ट फॉर एविडेंस रिक्वायर्ड इन इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ही नीड्स टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द स्पेशल कोर्ट फॉर एनी एविडेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑन। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट का सेटिस्फैक्शन इज वेरी मच नेसेसरी ऑन अपॉन इट्स सेटिस्फैक्शन। अभी उसके बाद लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है। यहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कौन भेजेगा, स्पेशल कोर्ट। व्हेन द स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड देन इट शैल फॉरवर्ड अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। किसको भेजेगा, टू अ कोर्ट और अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर ऑथोरिटीज। If the director is of the opinion on the basis of any information or material in his possession that the provisions of any other law are contravened, then the director shall share the information with the concerned agency for necessary actions or vice versa। मतलब वो डायरेक्टर दूसरा एजेंसी को दे सकता है, दूसरा एजेंसी भी डायरेक्टर को दे सकता है। तो क्या पॉइंट है, इफ द डायरेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन on the basis of any information or material in his possession that the provisions of any other law is also contravened, then the director shall share the information with the concerned agency। तो यहाँ पे concerned agency क्या बन सकता है यार, अपना कॉमन सेंस है, इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी, सेबी, आरबीआई एटसेट्रा। उसके बाद रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी। यहाँ पे फाइन और पेनल्टी का बात होगा। सबसे पहला है पनिशमेंट फॉर वेक्सेशियस सर्च। वेक्सेशियस सर्च के केस में कौन सा केस वेक्सेशियस सर्च में आता है, इफ एनी ऑफिसर विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, इफ एन ऑफिसर विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग सर्चेज अ प्रेमाइसेस और बिल्डिंग और डिटेन्स और अरेस्ट एनी पर्सन। तो दो केस, if any officer without reasons recorded in writing, if he searches a premises or building or if he detains or arrests any person, in that case imprisonment up to 2 years or a fine up to rupees 50,000। उसके बाद पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन। देखो फॉल्स इंफॉर्मेशन दैट इज willfully or fraudulently given false information। The person has given false information willfully or fraudulently and such a false information caused arrest of a person or search of। देखो ये जो false information दिया, that false information सबसे पहला बात क्या है, any person willfully or fraudulently has given any false information and the false information has resulted arrest of any person or any search of any premises or building, in that case imprisonment maximum 2 years and fine of maximum 50,000। that is penalty is same as vexatious search। उसके बाद any
then any failure to give information, मतलब if the person refuses to answer any question, refuses to sign any statement made by him during the proceedings, or he fails to attend, देखो summon issued, any summon issued to the person for attendance, and और टू, देखो समन दो चीज के लिए इशू किया जा सकता है, समन फॉर एनफोर्सिंग अटेंडेंस और टू प्रोड्यूस एनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे केस क्या बन रहा है, एनी समन हैज बीन इशूड टू अटेंड और टू गिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स एंड द पर्सन फेल्स टू डू सो, ये एक केस हो गया। रिफ्यूजेस टू एनी आंसर टू एनी क्वेश्चन, तीसरा क्या है, रिफ्यूजेस टू साइन एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स। ये केस में पेनल्टी है फॉर ईच सच डिफॉल्ट मिनिमम 500 मैक्सिमम 10,000। यहाँ पे पेनल्टी क्या है, फॉर ईच सच डिफॉल्ट मिनिमम पेनल्टी इज 500 एंड मैक्सिमम पेनल्टी इज 10,000। उसके बाद रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी, इफ एनी पर्सन, the next concept is recovery of fine or penalty, if any person fails to pay the fine or penalty, क्या है, where any person who has failed to pay the penalty or fine within a period of 6 months from the date of imposition of fine, मतलब पेनल्टी ऑर्डर से लेके 6 महीने के अंदर अंदर उसने फाइन या तो पेनल्टी दे नहीं पाया, in that case director or any other officer starts recovery proceedings। तो 6 महीना बीत चुका है, तो देन डायरेक्टर एनी अदर ऑफिसर शैल स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर एज रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स एरियर्स। द ऑफिसर डेलीगेटेड, देखो द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर शैल स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स इन द सेम मैनर, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर शैल स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स in the same manner as recovery of income tax arrears। the officer delegated, यहाँ पे the officer delegated will be conferred the powers of tax recovery officer, that is TRO। the officer will be delegated with the powers of TRO। offences of cross border implications section 2RA, important है, offences of cross border implication that is section 2RA। यहाँ पे देखो दो केस है, यहाँ पे एक केस 1 है, केस 2 है। एनी कंडक्ट बाय अ पर्सन एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, क्या बोल रहे हैं, एनी कंडक्ट ऑफ अ पर्सन एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस एट दैट प्लेस एंड विच वुड हैव बीन कॉन्स्टिट्यूट, अरे यार, एनी कंडक्ट बाय अ पर्सन एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया which constitutes an offense at that place, मतलब वहाँ पे भी वो offense है, and which would have constituted an offense specified in part A, part B, part C of the schedule। मतलब क्या बोल रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कहाँ पे है, शेड्यूल अपना ये सब शेड्यूल्स है सेक्शन 3 में। if the offense had been committed in India and if such person remits the proceeds of such conduct or part thereof। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, केस 1 है ऑफेंस आउटसाइड इंडिया एंड, मतलब ये अपना केस 1 मैंने उल्टा लिखा है, अपना केस 1 का ये डिस्कशन है। केस 1 में क्या है, देखो, इफ एनी ऑफेंस कंडक्टेड, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया एंड such an offense, if the offense would have committed in India is also an offense in India under part A, B, C of schedule 3 and the person remits proceeds of crime or any part to India, मतलब remits वहाँ पे बाहर पे जो इंडिया का बाहर जो ऑफेंस हुआ उसका रेमिटेंस, उसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंडिया में लाया गया है, यहाँ पे actual remittance is considered and not any attempt to remit will be, यहाँ पे attempt to remit won't be counted। this is a case of offense of cross border implication। ये अपना केस 1 हो गया। उसके बाद we will quickly discuss our case 2। केस 2 क्या बोल रहे हैं, देखो, any offense specified in part A, part B or part C, any offense specified in part A, part B or part C of the schedule which has been committed in India and the proceeds of crime or any part thereof have been transferred to a place outside India or any attempt has been made। यहाँ पे actual transfer और attempt दोनों ही counted है। ये वाला केस क्या है,
ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया एज पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑफ सेक्शन 3। एंड यहाँ पे और एक बात क्या है, आउटसाइड इंडिया, अगर अगर वो ऑफेंस इंडिया के बाहर किया जाता, इफ द ऑफेंस वुड हैव कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ऑल्सो ट्रीटेड एन ऑफेंस इफ कमिटेड देयर, एंड द पर्सन रेमिट्स, दो केस है, द पर्सन एक्चुअली रेमिट्स द, मतलब यहाँ पे द पर्सन एक्चुअली रेमिट्स द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और एनी पार्ट, और द पर्सन अटेम्प्ट्स टू रेमिट, मतलब एक्चुअल रेमिटेंस और अटेम्प्ट्स टू रेमिट दोनों ही यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा। दिस इज एन ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। तो ये अपना यहाँ पे केस 1 का था, यहाँ पे केस 2 का था। आई होप ये डायग्राम से आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। उसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीव्ड पार्टी है तो उसमें कौन सा हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आएगा। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एग्रीव्ड पार्टी, द हाई कोर्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच द रेस्पोंडेंट, और इन केस वेयर देर इज मोर देन वन रेस्पोंडेंट, एनी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स ऑर्डिनरी रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अग्रीव पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो केस में कौन सा हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। दो केस है, एक तो केस है वन रेस्पोंडेंट, दूसरा केस है मेनी रेस्पोंडेंट। तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं, ये रेस्पोंडेंट का ये जहाँ पे वन रेस्पोंडेंट है, यहाँ पे जो ये रेस्पोंडेंट का जहाँ पे हेड ऑफिस है या तो प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये जहाँ पे मेनी रेस्पोंडेंट है वो केस में हेड ऑफिस, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ एनी ऑफ द रेस्पोंडेंट। तो ये दोनों जो एरिया है, मतलब अगर वन रेस्पोंडेंट का केस है तो उसका जहाँ पे हेड ऑफिस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो एरिया में जो हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन होगा। मेनी रेस्पोंडेंट के केस में हेड ऑफिस, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ एनी ऑफ द रेस्पोंडेंट, मतलब कोई भी ऐसा रेस्पोंडेंट को पकड़ लो, उसका हेड ऑफिस, प्लेस ऑफ बिजनेस, रेसिडेंस जहाँ पे है, उसमें वो एरिया में जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट का अथॉरिटी हो जाएगा, हाई कोर्ट अथॉरिटी। where central government is the aggrieved party, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एग्रीव्ड पार्टी। तो ये केस कौन सा था, ऑथोरिटी ऑफ हाई कोर्ट वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ वन रेस्पोंडेंट, हेड ऑफिस, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दैट रेस्पोंडेंट, वो एरिया में जो हाई कोर्ट है। इन केस ऑफ मेनी रेस्पोंडेंट्स, हेड ऑफिस, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ एनी ऑफ द रेस्पोंडेंट, वो रेस्पोंडेंट का एरिया में जो हाई कोर्ट है, तो वो हाई कोर्ट का यहाँ पे जुरिस्डिक्शन आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे अपना ये प्यारा सा चैप्टर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट खत्म होता है। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड इन केस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर से याद से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड रिलेटेड जो भी नोट्स है, दैट इज़ आई कॉल इट लॉ कैप्सूल। ये जो लॉ कैप्सूल है, you can avail these notes so on payment of minimal fees, एंड वो नोट्स का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम जो नोट्स का लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द फुल फ्लेज लेक्चर देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो गाइज अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसा ही एक शानदार चैप्टर को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद, बाय।